नमस्कार बच्चों, आज हम चर्चा करेंगे व्यष्टि अर्थशास्त्र के महत्व और उपयोग के बारे में। जैसा कि मैंने आपसे पहले भी निवेदन किया था कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का प्रमुख उपयोग कीमत निर्धारण में है कि वस्तु और साधन दोनों बाज़ारों की चर्चा हम यहाँ करते हैं कि वस्तु बाज़ार में वस्तु की कीमत का निर्धारण और साधन बाज़ार में साधनों की कीमत का निर्धारण किस तरह से होता है। मुख्य रूप से वस्तु बाज़ार में किसी भी वस्तु की मांग व पूर्ति की दशाओं से उस वस्तु की कीमत का निर्धारण होता है। इसी तरह से साधन बाजार में साधनों की मांग व पूर्ति के आधार पर कीमत का निर्धारण होता है। सापेक्ष कीमतों की यदि हम चर्चा करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र में सापेक्ष कीमतों का व्यवहार, उपभोक्ता व्यवहार की यदि हम चर्चा करते हैं तो कीमतें किस तरह से सापेक्ष रूप से निर्धारित होती हैं उसका निर्धारण भी होता है। सापेक्ष का मतलब यह है कि दो वस्तुएं यदि या तो वो आपस में पूरक होंगी अर्थात एक दूसरे के साथ काम आएंगी, जैसे चाय और दूध, चाय पत्ती और दूध चाय के लिए कहा जाए, और या वो एक दूसरे की कॉम्पिटिटिव होंगी जैसे चाय और कॉफ़ी। तो उन वस्तुओं में यदि कीमत में उनमें से यदि किसी एक वस्तु की कीमत में परिवर्तन होता है तो दूसरी वस्तु की कीमत का क्या व्यवहार होता है, ये भी हम व्यष्टि अर्थशास्त्र में पढ़ते हैं। तो यदि प्रमुख उपयोग की बात करें तो व्यष्टि अर्थशास्त्र या कीमत सिद्धांत की सहायता से निष्कर्ष निकालना सबसे आसान होता है और आवश्यक होता है। निष्कर्ष का मतलब है यदि अमुक कार्य होगा तो अमुक होगा। कीमत सिद्धांत में मांग व मूर्ति के मॉडल का उपयोग करते हुए ये निष्कर्ष निकाले जाते हैं। इस मॉडल की सहायता से कीमत, मांग व पूर्ति की शक्तियों का निर्धारण होता है और संतुलन कीमत पर कुल मांग की पूर्ति मात्रा व कुल पूर्ति की मात्रा जो संतुलन में प्राप्त होती है वह प्राप्त मिलती है। यदि कीमत इससे ऊपर हो जाती है तो बाजार में मांग की मात्रा पूर्ति की मात्रा से कम हो जाती है, इससे बाजार में कुछ माल बचा रह जाता है। इन्हीं मान्यताओं के आधार पर निष्कर्ष निकाला जाता है। अर्थशास्त्र में व्यष्टि अर्थशास्त्र का उपभोक्ता, परिवार, फर्म व उद्योग के बारे में अध्ययन किया जाता है। मान लीजिए जैसे हमें चीनी उद्योग के अध्ययन करना है तो इसमें चीनी की कई मिलें या फर्में ली जाएंगी। सद उत्पादन की इकाइयाँ चीनी का उत्पादन करती हैं। हम इस अध्ययन में विभिन्न मिलों के उत्पादन व लागत की दशाओं को शामिल करेंगे। उनमें प्रतिस्पर्धा के अंश का भी अध्ययन किया जाएगा। इस बात का उल्लेख किया जाएगा कि वस्तु समरूप है या भिन्न है। चीनी के उपभोक्ताओं की मांग का भी अध्ययन किया जाएगा। इस प्रकार चीनी की कुल मांग व कुल पूर्ति से इसके मूल्य का निर्धारण होगा। कीमत में सरकार के हस्तक्षेप का भी अध्ययन किया जा सकता है। साथ में चीनी की एक मिल के व्यवहार का भी अध्ययन करना होगा, जैसे यह चीनी की दी हुई कीमतों पर कितनी मात्रा में चीनी का उत्पादन करेगी, कितनी। इसी प्रकार उपभोग पक्ष की ओर से एक उपभोक्ता के लिए चीनी के मांग वक्र एवं संपूर्ण बाजार में चीनी के मांग वक्र का भी अध्ययन किया जाएगा। इस उदाहरण से व्यष्टि अर्थशास्त्र के कार्य की प्रकृति स्पष्ट हो जाती है। कीमत सिद्धांत व आर्थिक नीति की भी हम चर्चा करते हैं। हम कीमत सिद्धांत का उपयोग सरकार के कार्यों का विश्लेषण करने में भी करते हैं। आधुनिक युग में सरकार का आर्थिक जीवन में हस्तक्षेप काफ़ी बढ़ गया है और निरंतर बढ़ता ही जा रहा है। यह वस्तुओं की कीमतें एवं उत्पादन के साधनों की कीमतें जैसे लगान, ब्याज व मजदूरी आदि का निर्धारण व नियमन कर सकती हैं और विशेष परिस्थितियों में करती भी हैं। भारत में चीनी पर आंशिक नियंत्रण की नीति चलती है, जिसमें सरकार मिलों में से कुछ चीनी लेवी के रूप में निर्धारित भावों पर खरीद कर जनता में सार्वजनिक वितरण प्रणाली के द्वारा राशन के माध्यम से वितरित करती है और शेष चीनी खुले बाजार में बेची जा सकती है। हम व्यष्टि अर्थशास्त्र के द्वारा सरकार की इस नीति का प्रभाव चीनी के उत्पादन, उपभोग व खुले बाजार में कीमत निर्धारण पर देख सकते हैं। कीमत सिद्धांत हमें इनके संबंध में संपूर्ण निष्कर्ष निकालने में मदद देता है और इसके पीछे कुछ मान्यताएं भी होती हैं। व्यष्टि अर्थशास्त्र आर्थिक कल्याण के क्षेत्र में भी विशेष योगदान देता है। इसकी सहायता से हम ये जान सकते हैं कि उपभोक्ताओं को वस्तुओं व सेवाओं के उपभोग से कितना संतोष प्राप्त हुआ है। आगे जब हम पढ़ेंगे तो तब हम ये जानेंगे कि संतुष्टि प्राप्त करना ही एक उपभोक्ता का प्रमुख कार्य है, ध्येय है। यह आदर्शात्मक अर्थशास्त्र का पहलू है।
इसमें कल्याण अर्थशास्त्र का अध्ययन शामिल किया जाता है, जो बतलाता है कि निर्धारित आदर्श कैसे प्राप्त किया जा सकता है। हम आगे चलकर देखेंगे कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में उपभोक्ता के अधिकतम संतोष, उत्पादक के अधिकतम लाभ एवं अन्य परिस्थितियों में अधिकतमकरण के लक्ष्य को प्राप्त करने का उपायों का विश्लेषण विशेष रूप से किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र व व्यावसायिक उपक्रमों में भी संबंध है। आजकल व्यष्टि अर्थशास्त्र की सहायता से व्यावसायिक उपक्रमों के प्रबंधक महत्वपूर्ण निर्णय लेते हैं। मांग विश्लेषण, लागत विश्लेषण आदि का उपयोग करके अधिकतम लाभ प्राप्त करने का प्रयास किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र व वस्तुओं एवं साधनों के प्रवाह। उपयुक्त विवेचन से स्पष्ट होता है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र में एक और व्यवसायों व फर्मों से परिवारों की तरफ वस्तुओं व सेवाओं के प्रवाह का अध्ययन किया जाता है और दूसरी ओर परिवारों से व्यवसायों व फर्मों की तरफ उत्पादन के साधनों का प्रवाह का अध्ययन किया जाता है। व्यष्टि अर्थशास्त्र का सार्वजनिक वित्त व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के अध्ययन में प्रयोग। व्यष्टि अर्थशास्त्र में मांग व पूर्ति की लोचों का अध्ययन किया जाता है। सार्वजनिक वित्त के अंतर्गत किसी वस्तु पर लगे कर का उपभोक्ता पर भार जानने के लिए मांग की लोच के विचार का सहारा लिया जाता है। इसी प्रकार अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के लाभों का अध्ययन करने तथा मुद्रा के अवमूल्यन का प्रभाव जानने के लिए आयातों व निर्यातों के बारे में मांग व पूर्ति की लोचें देखी जाती हैं। एक देश में मुद्रा की विदेशी विनिमय दर निर्धारित करने में भी व्यष्टि अर्थशास्त्र का उपयोग किया जाता रहा है, क्योंकि विनिमय दर मुद्रा की मांग व पूर्ति पर निर्भर करती है। इस प्रकार व्यष्टि अर्थशास्त्र का सार्वजनिक वित्त व अंतर्राष्ट्रीय व्यापार के क्षेत्रों में काफ़ी सीमा तक उपयोग किया जा सकता है। स्पष्ट है कि व्यष्टि अर्थशास्त्र का अध्ययन एक ऐसा उपयोगी साधन है जिसकी सहायता से हम मुख्यतः दो काम करते हैं। यह निश्चित किया जाता है कि अर्थव्यवस्था में किन किन वस्तुओं का उत्पादन होता है तथा समाज में विभिन्न उत्पादन के साधनों के बीच आय का वितरण कैसा होगा। व्यष्टि अर्थशास्त्र की कुछ सीमाएं भी हैं। मुख्य रूप से यह संपूर्ण अर्थव्यवस्था पर विचार नहीं करता, यह इसकी प्रमुख सीमा है। इनकी सहायता से हम कुल रोजगार, कुल आमदनी व देश के अन्य सामान्य कीमत स्तर आदि के बारे में ज्ञान प्राप्त नहीं कर सकते। आगे चलकर हम देखेंगे कि आजकल ऐसी नीतियों का महत्व बढ़ गया है जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित करती है, जैसे सरकार की कर नीति, व्यय नीति तथा मौद्रिक नीति। इनका वर्णन व्यष्टि अर्थशास्त्र में नहीं किया जाता। जब देश में मुद्रास्फीति होती है तो सामान्य उपाय अपनाने पड़ते हैं जो संपूर्ण अर्थव्यवस्था को प्रभावित कर सके। ऐसा नीतिगत विचार व्यष्टि अर्थशास्त्र के अंतर्गत हम नहीं करते, तो इसीलिए यह इसकी प्रमुख सीमा है। पूर्ण रोजगार की मान्यता पर यह आधारित है, जबकि हम ये जानते हैं पूर्ण रोजगार ना तो वस्तु बाजार में ना साधन बाजार में वास्तव में उपस्थित होता है, ये व्यवहार में नहीं मिलता है। इस मान्यता को स्वीकार करते हुए हम ये जानने का प्रयत्न करते हैं कि एक उपभोक्ता व एक उत्पादक किस प्रकार संतुलन प्राप्त करते हैं तथा समाज में साधन किस प्रकार आवंटित किए जाते हैं। लॉर्ड केन्स की इस मान्यता पर आपत्ति की और कहा है कि इस मान्यता को स्वीकार नहीं किया जा सकता, क्योंकि पूर्ण रोजगार केवल एक मिथ है। वास्तव में अपूर्ण रोजगार में ही हम सदैव संतुलन को प्राप्त करते हैं। धन्यवाद बच्चों।